एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। CBSE क्लास 10th सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन्हें हम देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं? क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं बार बार। पहला सवाल है, व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्टेट एनी वन रीजन। ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने रोक लगाई फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में? देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि फॉरेन कंपनीज को अलाउ करे कि आ जाए हिंदुस्तान में, अपना ट्रेड भी करें, व्यापार भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें, बिजनेस यहां पर ले आए। जो आज हो रहा है हमारे ही देश में नहीं, हर जगह FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा कोई फॉरेन कंपनीज नहीं आएगी। उन्होंने बैरियर लगा दिया या कहें स्टॉपेज लगा दिया कि कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आएगी, ना यहां इन्वेस्ट करेगी। हमारी स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कोई फॉरेन कंपटीशन ना करना पड़े, या ये कहें कि कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। जो इंडस्ट्रीज थी या ये कहें फार्मर थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद, फार्मर, क्योंकि आप देखें 200 साल तक हम लोग ब्रिटिश राज में रहे और उस समय किसी की भी अवस्था ठीक नहीं थी, तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। और स्वतंत्रता के बाद इन सबको एक बूस्टअप या टेकअप देना चाहिए था, चाहे वो साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, या आप इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें। तो यहां पर सरकार चाहती थी कि पहले जो लोकल आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, वो ग्रो करें और उस लायक बन जाएं, उस अवस्था तक आ जाएं ताकि वो बाहर के कंपटीशन को ले सकें, झेल सकें, जो कि आज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बैरियर लगाना बहुत जरूरी था ताकि प्रतिस्पर्धा कर सके वो फॉरेन कंपटीशन से और अपना भी एक लेवल बना सके। Why did Mahatma Gandhi ji decide to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act? Explain any reason. अब रॉलेट साहब की अध्यक्षता में एक कमिटी थी जिसने एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट। बहुत दमनकारी एक्ट था ये। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि पूरे देश में सत्याग्रह किया जाएगा जो रॉलेट एक्ट है उसके विरुद्ध, उसके प्रोटेस्ट में। अब रॉलेट एक्ट इतने तेजी से फटाफट पास किया गया, बहुत तेजी से, जबकि इंडियन मेंबर्स जो थे उसको अपोज कर रहे थे। पूरा देश इसको अपोज कर रहा था कि ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए। बहुत दमनकारी एक्ट था। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों दमनकारी एक्ट था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब ये पास हो गया तो अब सत्याग्रह किया जाएगा, क्योंकि अब इस प्रपोज्ड एक्ट को, जो कि वाकई में फाइनल बन गया, उसके लिए इसका विरोध करना है, क्योंकि ये देश के लिए, देश के पॉलिटिकल पार्टीज या लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत दमनकारी था।
पहली चीज तो ये थी कि इसमें सरकार को बहुत पावर मिल गई कि जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या जो भी देश के लिए कुछ कह रहा है या सरकार के विरुद्ध कह रहा है, उसके विरुद्ध उनके पास पावर बढ़ गया। यानी कोई डिमांड करता या कोई भी उनकी नीति के खिलाफ बोलता, उसके लिए जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसको बहुत ज्यादा पावर दी गई दमन करने के लिए। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको प्रिजनर की तरह लिया जा सकता था, जेल के पीछे डाला जा सकता था। यानी कोई साहब है जिनको पकड़ लिया गया, अब ये तो किसी को भी पकड़ा जा सकता था, उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी न्याय व्यवस्था के। यानी कि कोई न्यायिक जुडिशियल पाथ से पास हुए उनको जेल में डाल दिया। ये बहुत अनजस्ट लॉ था, खास तौर पे क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था कि जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं या ये जो लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जो उनके लीडर हैं, इनको अंदर डालो, पहले इनको पहले अंदर डालिए, बाद और उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए जो कि ह्यूमन नहीं है। द स्ट्रगल ऑफ नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब नेपाल बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये आप देखें, ये स्ट्रगल बहुत बड़े स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है, पॉपुलर, यानी काफी इसकी चर्चा होती है और इससे कई देशों के लिए ये एक निर्देश बना या ये कहें इंस्पिरेशन बना। जो नेपाली लोगों का, नेपाली पीपल के लोगों का जो ये स्ट्रगल था वो वाकई में सारी डेमोक्रेसी के लिए एक आई ओपनर था। हुआ ये था कि किम ज्ञानेंद्र साहब आए और उनके पीछे जो थे उनकी पूरी परिवार की हत्या हो गई। फरवरी 2015 में बहुत सारे ऐसे उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। मैं कहूं इसमें इन्होंने एसपीए बनाया था, पॉलिटिकल अलायंस बनाया था, पूरी पार्टीज आपस में मिल गई, माओवादी भी मिल गए, साथ में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, लाखों के लोग में आ गए, जो जिन पार्टीज की डाइवर्स आइडियोलॉजी थी, यानी पॉलिटिकल पार्टी 1, पॉलिटिकल पार्टी 2, जिनकी आइडियोलॉजी अलग थी, जो कभी साथ नहीं आते थे, एक दूसरे की वो विरोध में रहते थे, वो साथ आ गए और उन्होंने देखा कि जो हमारी डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है ज्ञानेंद्र के कारण, उसको बिल्कुल उन्होंने डिफाई कर दिया, कर्फ्यू को डिफाई कर दिया। उसमें क्या हुआ, ज्ञानेंद्र ने थोड़ी बहुत चीजें दे दी, ज्ञानेंद्र। इन लोगों ने नहीं माना क्योंकि वो केवल ऐसे चिल्लर थे। उन्होंने कहा हमको चिल्लर नहीं चाहिए, हमको वो चीजें चाहिए जो एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। उनकी मेन डिमांड जो थी, जो प्रोटेस्टर की, वो डिमांड उनको पूरी चाहिए थी। तो कुछ जैसे मैंने बताया कि ज्ञानेंद्र जी को लग तो गया था कि भाई इतना ज्यादा मेरे पे प्रेशर आ रहा है, किनका, पॉलिटिकल पार्टीज का भी और पीपल का, लोगों का भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ दे देते हैं। लेकिन उसके बाद उनको समझ में आ गया, सारे डिमांड्स, उनकी मेन जो डिमांड थी वो प्रोटेस्टर की, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डिमांड उन्हें मानी। इसका मतलब यह है कि नेपाली इसका जो सेकंड मूवमेंट था, बेसिकली तो सेकंड मूवमेंट कहते हैं, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था उनके लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, कि छोटे से देश में लोगों ने क्या करके दिखाया। Describe the conditions in which markets do not work in a fair manner. मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है उसके पीछे कि आप किसी मार्केट में जाएं, वहां के लोग या फिर कंपनी ठीक से काम न करें। जब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं, वो बहुत कम है और बहुत पावरफुल है। यानी अगर आपने कोई एक जैसे दुकानदार है, उसके सामने आप जाके बोलेंगे तो आपको डरा धमका के भगा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ। जब कंज्यूमर बहुत छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं, इक्का दुक्का सामान लेते हैं, तब भी कोशिश, मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो अनफेयर तरीके से काम करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। कंज्यूमर जब स्कैटर्ड होते हैं, इसका मतलब मान लीजिए जैसे मैं चीट हो गया इस दुकानदार से, आप भी हो गए, कुछ आपके साथ भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर दी, मैल प्रैक्टिसेस कर दी, हम दोनों अलग अलग हैं, हम लोग साथ नहीं हैं और हम मिलके उससे फाइट नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे हैं, यानी हम स्कैटर्ड हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी मोनोपोली होती है, जो राजा होते हैं उस सामान के और उनके पास ह्यूज पैसा होता है और जो इस पैसे के बल पे, पावर के बल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी करोड़ करोड़ में टर्नओवर होता है। अब होता यह है कि कभी कभी ये भी होता है कि गवर्नमेंट उनके साथ वो मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चंदा वगैरह देते हैं उनकी पार्टी को, तो गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी में कभी कभी सम्मिलित हो जाती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी चीज कोई इनकी सामने आती है इन कंपनियों की कि भाई कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तब भी गवर्नमेंट उसमें ज्यादा एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो यहां पर बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध अगर वो गलत काम भी कर रही हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन करने में प्रशासन थोड़ा पीछे हो जाता है या रहता है। इससे वो अनफेयर अपना काम करते रहते हैं। दूसरा यह है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो
गलत तरीका की गलत बयानी करते हैं, या ये कहें कि गलत एडवर्टीजमेंट देते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान की बात करें, मोस्टली लोग यहाँ वेटिश है, मतलब सांवले हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्रीम आता दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये क्रीम आपको 1 हफ्ते में गोरा कर देगा। अब गोरा कर देगा, आपने कॉस्ट ले लिया उससे, कंज्यूमर उसमें आ भी गया। अब क्रीम की बात अगर मैं करूं, तो क्रीम जो लगाएगा वो किसी को बताएगा तो नहीं कि मैंने क्रीम लगाया हुआ है, और मैं, लेकिन वो क्योंकि टीवी में बार बार देख रहा है, न्यूज़पेपर में देख रहा है, उसको लगेगा मैं गोरा हो जाऊंगा या गोरा हो जाऊंगी, गोरी हो जाऊंगी, और वो खरीद लेते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं, और उनका नुकसान हो जाता है क्योंकि उनको बेवकूफ बनाया गया है। उनको ऐसी बात कह दी गई है जो कि नहीं पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती। तो ये जो चीज है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें कि ये देश का नमक है या देश का दूध है, या माँ के नाम पे ऐसा कुछ बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आज के समय में, रिसेंट ईयर्स में, हाउ मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मार्केट कैसे चेंज हो गए हैं, बाजार किस तरीके से परिवर्तित हो गए हैं, बहुत बार आए। पहली चीज तो यह है कि आज के बाजार, आज के मार्केट इस तरीके से बदले हैं कि सामान और सर्विसेज, इन, अगर आप एज ए कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं तो आपके पास एक ही चीज लेनी जानी है, उसके लिए आपको मल्टीपल, सेम स्टफ के लिए मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे आप डिजिटल कैमरा लेने जा रहे हो, मोबाइल फोन लेने जा रहे हो, टेलीविजन, या फिर कोई भी सामान लेने जा रहे हो, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो सारे पूरे विश्व के आपके रीच में हैं। आप जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं। लोकल ब्रांड भी आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी देख रहे हैं, और ये क्योंकि इतना कंपटीशन है, आपको रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिल जाती है। हर एक सीजन में आप नए टीवी देखेंगे, नए मोबाइल देखेंगे, नए मोबाइल लॉन्च होते देखेंगे। मतलब हर चीजें नई नई आ रही हैं। आप केवल व्हीकल की बात नहीं करें, बड़ी बड़ी कंपनियां हर महीने, हर समय नई नई चीजें लॉन्च करती रहती है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ते रहते हैं। एज ए कंज्यूमर, आप एक तो कम पैसे में चीज मिल जाती है और बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। चाहे आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले, उसके बाजार, वो हमारे बाजार में है या हम उनके बाजार में है। इसी तरीके से ये देख कि सुई से लेकर टेलीविजन से लेकर जूस से लेकर किसी का भी नाम ले ले, बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक जगह अपना हाथ आजमा रही हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा होता है और क्वालिटी भी मिलती है। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप अगली बार नहीं खरीदेंगे उसको, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे डिमांड के हिसाब से हमें चीजें मिल रही है, रीजनेबल मिल रही है, और वो सारे प्रोडक्ट जो भी हम चाहते हैं आज हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इस तरीके से मार्केट चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। Why is conservation of mineral resources essential? Explain any 3 method to conserve them. मिनरल यानी कि खनिज। अब खनिज रिसोर्सेज या खनिज संसाधन, इनका संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये बता दूं, इन सब का सार ये है कि नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रकृति, नेचर इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इनको 100,000 और लाख इतने साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मिनरल। तो बहुत समय लग जाता है ताकि ये कोयला बन सके, पेट्रोलियम बन सके, या फिर प्लैटिनम बन सके। बहुत समय लग जाता है। तो आज हम जिस तरीके से इसका हम उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति इस हालत में नहीं है कि वो उसको रिप्लेनिश कर सके। तो रीजन क्या है? पहली चीज तो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री, उद्योग और एग्रीकल्चर, कृषि, उनकी डिपेंडेंस मिनरल पे बहुत ज्यादा है। वो खनिज का उपयोग करते हैं, खनिज संसाधनों का उपयोग करते हैं, या उसके प्रोडक्ट का करते हैं। हमारे बाजार का, हमारे उद्योगों का, सब कोई उसी पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर ये यूज करते रहे तो आगे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्या करेगी? द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस खनिज को बनने में सालों साल लग जाते हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लगते हैं। नॉन रिन्यूएबल मैंने आपको बताया था, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं आएंगे, वो बनेंगे, आगे चल के बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब हजारों साल हो जाएंगे। हजारों साल लगे उनको बनने में, आगे के हजारों साल लगेंगे उनको बनने में। तरीके क्या है कंजर्व करने के लिए? मैं आपको 2 अलग रूपरेखाएं दिखाता हूं। पहली चीज ये है कि वो एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएंगे। लिमिटेड है, हमें पता है इतना पेट्रोल है, यह खत्म हो जाएगा। मिनरल्स का केवल एक ही यूज नहीं है। यानी अगर मैं आयरन बनाता हूं, या फिर आयरन और, या ये कहें लौह अयस्क से हम लौह निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, तो आयरन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट को
आयरन को किसी और इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो फीडर इंडस्ट्री है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरे के लिए फीडर का काम कर रहे हैं, तो मिनरल का एक काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं। इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वो इतना तेज बढ़ रहा है कि हम मान लीजिए एक्स अमाउंट निकाला करते थे, अब हम एक्स टू द पावर एन निकाल रहे हैं। हम एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू नहीं निकाल रहे हैं, हम एक्स की घात एन, मतलब मल्टीपल फोल्ड हम एक्सट्रैक्शन करने लगे हैं मिनरल के। तो हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हम इसका सोच समझ के दिमाग के तौर पे सस्टेनेबल यूज करें। 100 रुपए आपके पास है, पूरा महीना आपको चलाना है, तो आप एक दिन में 100 रुपए तो नहीं खर्च करेंगे ना, दिमाग से खर्च करेंगे, सोच के करेंगे। कुछ दिन 10 रुपए खर्च कर दिए, एक हफ्ते बाद 10 रुपए और खर्च कर दिए, ताकि 30 दिन तक आपका काम चलता रहे और आपके पास कुछ कंटीजेंसी के लिए भी जेब में पैसा हो। इसी तरीके से 29 दिन का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सेम एग्जांपल मैं यहां पर देना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसा चीज यूज कर रहे हैं जो खत्म होने वाली है, तो जरूरी यह है कि आप गैर परंपरागत यूज करें। आप ऐसी चीजें यूज करें जो आप गैर परंपरागत, यानी वो सोर्सेस जो हमेशा रहेंगे, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं, और रिसाइकल करें चीजों को। मैं फिर से बताता हूं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत साल में आया है, ये बार बार आया है। पहली चीज यह है कि हमको मिनरल्स को, खनिजों का ऐसा उपयोग करना है कि एक तो प्लान करें और सस्टेनेबल तरीके। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि मैं भी यूज करूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए भी रखूंगा, मेरा बच्चा उसके बच्चे के लिए रखेगा, उसका बच्चा उसके बच्चे के लिए रखेगा, यानी कि जो बच्चे आने वाले हैं उन सबको वो मिले जो हमारे पास है। और नई टेक्नोलॉजी हमें ईजाद करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि ये खराब आयरन है या खराब खनिज है, उसको हम फेंक देते हैं या यूज नहीं करते। लेकिन हमको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम इन सब का भी उपयोग कर सकें। केवल ये कह के कि ये बेकार है, इसको यूज नहीं कर सकते, ये बात सही नहीं होगी। यानी लो ग्रेड को, और ये कहें कि लो कॉस्ट में भी यूज कर सके। लो कॉस्ट, क्योंकि जब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तब हम लो कॉस्ट में उसे यूज कर पाएंगे। मेन चीज है रिसाइकलिंग। रीयूज और रिसाइकलिंग दो बड़े शब्द हैं कि जो मेटल्स ऑलरेडी हैं उनको हम, अगर एक बार उसका उपयोग हो गया, उसको हम रिसाइकल करें। दूसरी चीज ये है कि हम सबसे बड़ी चीज है वेस्टेज। मान लीजिए आप बाजार से सब्जी लेके आए, जब आपकी मम्मी उसे बनाना शुरू करती है, पापा बनाना शुरू करते हैं, 1 केजी की आप लेके आए, तो आपको मुश्किल से 300-400 ग्राम निकल के आता है, क्योंकि आप उसको काटते हैं। जैसे तरबूज ही ले लें, अगर उसका बाहर का काट देंगे या जो भी आप खाएंगे बीजे निकाल देंगे, तो मुश्किल से 1/3 या बहुत ही कम मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि वेस्टेज बहुत होता है इसमें, और उसका चांस भी आप कुछ कर नहीं सकते वेजिटेबल में। लेकिन जब आप माइनिंग करते हैं खनिजों की, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। मतलब अगर 10 ग्राम निकाला है आपने अगर एक मिनरल, तो मुश्किल से 2 या 3 ग्राम 4 ग्राम आप यूज कर पाते हैं, बाकी 4-5 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम उसका माइनिंग और प्रोसेसिंग में इसका वेस्टेज कम से कम करें। Describe any 5 major functions of political parties. Political parties, राजनीतिक कई ऐसी पार्टीज होती है जो नेशनल लेवल है, कई पार्टी ऐसी स्टेट लेवल है। अब ये पार्टी जब ये जीतती है तो वो सरकार बनाती है, वो इसलिए बनती है कि उन्हें सत्ता चाहिए, यानी वो देश को गवर्न कर सके, स्टेट को गवर्न कर सके। तो क्या मेजर फंक्शंस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के? जैसे बीजेपीज वी हैव, हमें पीजेपीज है, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश में है, सीपीआई है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, एआईएडीएमके, बहुत सारे नाम है। तो काम क्या है इन पॉलिटिकल पार्टी से, ये बनती क्यों है? पहली चीज ये है कि इनका काम होता है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ना मतलब इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, मतलब ये कोई ना कोई पद ग्रहण करना चाहते हैं। इसके अलावा ये अपनी पॉलिसी या प्रोग्राम रखते हैं, चाहे आप मैनिफेस्टो रखें या अपनी विचारधारा सामने रखें, जो भी वो करना चाहते हैं, अगर वो जीतेंगे तो पार्टीज लॉ बनाने में, कानून बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो पार्टीज होती हैं वही जीतती हैं, जो पार्टी जीतेगी, कुछ पार्टीज अपोजिशन में होंगी, और वो किसी संबंध में कानून बनाएंगे, और कानून कुछ इस तरीके से बनेंगे जो जनता कह रही है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आधार पे चीजें बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टीज ये सरकार बनाती है। जैसे बीजेपी की बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं, 2014-2019 से बीजेपी की सरकार है हमारे देश में। ये सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो इस तरीके से अगर वो जीतते हैं तो सरकार चलाते हैं। जो पार्टी हार जाती है, डिफरेंट पार्टीज जो पार्टी हार जाती है, उनका काम होता है अपोजिशन का, यानी कि वो काम करती है अपोजिशन की तरह, और अपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितने की रूलिंग पार्टी है, तभी काम ठीक से होगा। मान ली हमारे फ्रेमर जो थे,
उन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिसाइड किया था कि एक पार्ट जो होगा, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, एक पार्ट होगा गवर्निंग पार्ट होगा, जो गवर्न करेगा, जो सरकारी पार्ट होगा, सरकार होगी, और एक होगा अपोजिशन, जो इनकी नीतियों को, गलत नीतियों को, इनकी कुछ गलत कामों को, या कोई ऐसा कुछ हो रहा है जो जनता के खिलाफ है, उसके लिए अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा, जो अपोजिट पार्टी का होगा। और इसी से एक डेमोक्रेसी चलती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। अब ये बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें यह है, जैसे बीजेपी मान लीजिए एक पार्टी है, अब उन्होंने कहा राम मंदिर का मुद्दा है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो लाएंगे और एनआरसी लेके आएंगे। तो ये सारी चीज उन्होंने 2019 में जनता के सामने रखी, और फिर जब जनता ने कहा कि हाँ ठीक है हमें ये चाहिए, तो उसके बाद वो चुनाव जीते। ये सारी जो चीजें थी वो पार्टी ने उनके सामने रखी। ऐसे ही फिर कांग्रेस ने उस समय कहा, 2019 की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लाएंगे। जब इलेक्शन में वो आए, क्योंकि उनको भी कुछ मैनिफेस्टो देना था, उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लाएंगे। हम कुछ 60-62-72 ऐसे कुछ उन्होंने अमाउंट दिया था कि चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए 5,000 रुपए, कि 5,000 हर आदमी के अकाउंट में हम डालेंगे ताकि कोई भूखा ना मरे, तो किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, उन्होंने इस पार्टी को बुरी तरीके से हरवा दिया। तो ओपिनियन बनाती हैं पार्टियां। कांग्रेस बना नहीं पाई, बीजेपी ने बहुत अच्छा बनाया, और वो राज कर रही है, बहुत अच्छे से सब चीजें चल रही है। इसके अलावा पार्टीज जो है वो आपको अलाउ करती हैं कि आप गवर्नमेंट मशीनरी के पास जा पाए। कैसे समझाइए? देखिए, एक ब्यूरोक्रेट है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक डीएम है। क्या मैं जा सकता हूं? कि आप जा सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। एक डीएम से आईएएस से मिलना हमारा बड़ा मुश्किल है। लेकिन कॉर्पोरेटर जो पार्षद है लोकल, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो बगल में रहता है। हम जाएंगे उसके पास, उससे कहेंगे हमारी ये समस्या है और पार्षद को आपका वोट चाहिए, तो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपके वोटों ने उसको जिताया है। वो जाएगा, आगे जाएगा, और भी जो भी लेवल है वहां पर जाएगा, नगर निगम में जाएगा, वहां से आगे आपके विधायक के पास जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए काम बन जाएगा। तो एक तरीके से आपको रास्ता मिलता है कि गवर्नमेंट मशीनरी में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप इनके थ्रू अपने काम करवा सके, या इस रास्ते को भी का भी चयन कर सकते हैं अपने वेलफेयर स्कीम को जानने के लिए। जैसे सरकार ने वेलफेयर स्कीम अगर बनाई है, तो कॉर्पोरेटर इसमें और ये सब पार्षद और जो बाकी राजनेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब बहुत सालों तक ये आया है, तो इसमें कुछ नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जिसमें अभी आपको नाम बताऊंगा। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार में उन पर प्रेशर डालती है, सरकार पर डालती है। पहली चीज ये होती है कि जो भी वो काम करना चाहते हैं वो लोगों के लिए होता है। वो लोगों के लिए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ये कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर से लोग जुड़े, उनको समझ में आया कि हमें टाइगर को बचाना चाहिए। चलिए मैं एक एक्चुअल चीज लेता हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पर एक बांध बना था गुजरात में, और जो दामोदर नदी पे, अब उसमें यह था कि ये बांध बनेगा तो कितने लोगों का नुकसान होगा, उसके लिए ये लोग खड़े हुए आए। मेधा पाटकर जी इसकी हेड है, और फिर उन्होंने सरकार पे प्रेशर डाला। वो तो बांध तो बन ही गया, लेकिन उसके बाद जो लोग विस्थापित हुए उनके लिए फाइट अभी तक जारी है। तो सरकार जब तक ये अगर मान लीजिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए कौन बात करता, उन लोगों के लिए क्या कौन कहता, आवाज उठाता, जो लोग इससे पीड़ित है, इस बांध बनने के कारण दिक्कत आई। तो इन सब चीजों के लिए प्रेशर ग्रुप या फिर मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग आपस साथ में, एक आदमी अपनी बात नहीं कहेगा, एक ग्रुप कहता है। इसके अलावा वो प्रोटेस्ट एक्टिविटी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और बिजनेस ग्रुप जो होते हैं वो लॉबिस्ट निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे अंबानी साहब हो गए, अडानी साहब हो गए, ये करोड़पति नहीं है, अरबपति लोग हैं। अब ये गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जाएंगे, जिनको ये चंदा देते हैं, जिन लोगों को इन्होंने बनाया है, उनके पास ही नहीं जा पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, लॉबिस्ट को लेके आते हैं। लॉबिस्ट होते हैं, कुछ बीच में एजेंट्स होते हैं, वो इनके थ्रू सरकार से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज ये मूवमेंट से निकलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेशर ग्रुप्स आर आइदर फॉर्म्ड और लेड बाय लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी, अगर आप जाएंगे, चाहे मजदूर यूनियन देख लें, मजदूर संघ ले लें, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां पर एनएसयूआई है, एबीवीपी है, जितने भी आपको संघ मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं, या जितनी भी पार्टीज मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं बैकिंग होगी उनकी बड़ी पार्टियों से, यानी वहां पर पार्टियों का बैकिंग होता है। ठीक, जो प्रेशर ग्रुप्स, ये कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी भी चला देती है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने कहा कि वो मूवमेंट्स बनते हैं। जैसे आंदोलन हुआ, आसाम का आंदोलन हुआ था कि विदेशियों को नहीं आने देंगे, और इसी तरीके से तमिल गैर हिंदी के लिए, हिंदी के विरुद्ध बात हुई थी, जो द्रविड़
AIDM के DMK उससे बनी। फिर दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में करप्शन के खिलाफ लोग जुटे, उसके नेता थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, वो जीते, आज वो राज कर रहे हैं। द प्लेस वेयर मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, कौन 1920 में कहा हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था, कैलकाटा उस समय इसको कहते थे, आज इसको कोलकाता कहते हैं। ये हमारे वेस्ट, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी है, वहां पर 1920 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। Why is the supervision of the functioning of formal sources of loans necessary? लोन्स यानी कि लोन यानी कि कोई आपको ऋण दे रहा है। दो तरीके के लोन हो सकते हैं, मेन चीज, एक फॉर्मल सेक्टर में लोग लेते हैं जाके, एक इनफॉर्मल सेक्टर में लेते हैं। यानी लोन्स, ऋण लेना होता है। जैसे मैं आपको चल पहले एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आप किसी साहूकार के पास जाते हैं, जमींदार के पास जाते हैं, लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, या किसी मनी लेंडर के पास जाते हैं, जैसे साहूकार मैंने नाम लिया, या दोस्त यार से मांगते हैं, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर होगा। लेकिन अगर आप बैंक जाते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी जाते हैं, तो ये फॉर्मल होते हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए, किन पे? इन बैंक वगैरह, बैंक और प्रॉपर्टी पे। तो सुपरविजन जो फॉर्मल सोर्सेज है लोन का, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा दिया जाता है, इसमें यह है कि जिन लोगों के लिए लोन बनाया गया है, लोन सरकार ने कहा है कि ये लोन दिया जाएगा, उन्हीं को मिले। मतलब सरकार ने कहा कि भाई फार्मर को देना है, लेकिन ब्रांच ऐसा कर रही है, अपने दोस्तों को दे रही है, पैसे वालों को दे रही है, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा चेक और बैलेंस सुपरविजन जरूरी हो जाता है। ये देखना होता है कि जो आदमी आ रहा है, क्लाइंट, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। एक आदमी लोन तो ले रहा है, लेकिन वो कभी चुका नहीं पाएगा, वो पैसा लेके भाग जाएगा। अगर होगा तो हमको रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, जिसके तहत हम डिसाइड करेंगे कि ये क्लाइंट जो है, इसको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और किसी गांव में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डबल लिया जा रहा है। इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो हमेशा बढ़ती कैसे है? लोन से बढ़ती। जब लोन दिया जाता है तब इकोनॉमी का चक्का घूमता है, पैसा लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और MSME वाले लोग पैसा लेते हैं, और फिर चलती है आपकी ये बिजनेस। इसके अलावा कि इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो बैंक लोन दे सके, तो इसके लिए भी सुपरविजन जरूरी है, जैसे RBI वगैरह करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है। सवाल संख्या 11, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।